गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट डॉपलर इफेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। और हम अब एंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं साउंड वेव्स की, ठीक है। सो दिस माइट बी अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है और इसको डॉपलर के नाम पे क्यों रखा गया है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि डॉपलर इफेक्ट में आपको क्या स्टडी करना है और कौन सी पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना है, वेरिएबल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। एकदम जनरल एग्जांपल देता हूँ, आपने उसको जस्ट फील करते चलना, इमेजिन करते चलना, थिंग्स विल बी वेरी इजी, ठीक है। ऐसा सोचो कि आप कहीं एक रोड पे खड़े हुए हो, ठीक है। आप एक रोड पे खड़े हो, हाईवे पर, ठीक है? और आप देख रहे हो एक बाइक चलता हुआ आ रही है, बाइक चलती हुई आ रही है, दूर से चलते हुए आ रही है, आपकी ओर आ रही है, ठीक है। और कंटिन्यूसली जो बाइकर है वो हॉर्न बजा रहा है, ब्लोइंग अ हॉर्न कंटिन्यूसली। आप खड़े हुए हो, यू आर एन ऑब्जर्वर, और सोर्स चलता हुआ आ रहा है। जैसे जैसे वो आपके करीब आते जाएगा तो आपको लगेगा कि भाई इंटेंसिटी बढ़ रही है साउंड की, यस और नो। बाइकर चलता हुआ आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि साउंड बढ़ता जा रहा है, साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। और जैसे वो आपसे क्लोज आ जाएगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, यस सर। बाइकर चलता हुआ आया, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, हमें ज्यादा साउंड सुनाई दिया। अब बाइक जा रहा है, अब बाइक आपसे दूर जा रहा है, बाइकर जो है, तो अब बताओ अब साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी हमें कम होती हुई नजर आएगी, ठीक है। हमें नजर नहीं आएगी, सुनाई देगी, जिसको बोलेंगे साउंड वेव्स वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट लाइट वेव्स। So when the source was coming, we were feeling the frequency is getting increased. When the source was moving away, जब बाइकर जा रहा था तो हमें फील हो रहा था कि फ्रीक्वेंसी घट रही है, कम हो रही है। मुझे बताओ क्या ऐसा सच में हुआ या फिर ये हमारा एक वहम था, जिसको बोलेंगे एक हमारा एक देखने का परसेप्शन था, नजरिया था। दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। कैसे देखो, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा वेट, एक हमारा किसी पर्सन का वेट मान लो 60 केजी है, केजी में नापते हैं हम जनरल भाषा में। वही वेट को जब हम लिफ्ट में मेजर करते हैं, ऊपर जाता हुआ एक्सेलरेटेड लिफ्ट, नीचे आता हुआ एक्सेलरेटेड लिफ्ट, तुम जानते हो लिफ्ट चेंज हो जाता, वेट चेंज हो जाता है, जिसको आप एपरेंट वेट नाम देते हो। पढ़ा है ना आपने लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, एपरेंट वेट। सारी चीजें वही की वही है, लेकिन हमें ऐसा फील होते लगता है कि लिफ्ट में हमारा वेट क्या है भाई, चेंज हो गया है, यस और नो। वैसे यहाँ पे हो रहा है, जो बाइकर हॉर्न बजाते हुए आ रहा है तो उसका जो हॉर्न है, उसका जो एम्पलीफायर है, वो तो कंटिन्यूस अपना काम कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। स्पीकर में कोई चेंज नहीं हुआ, स्पीकर उतना ही एनर्जी दे रहा है, उतना ही पावर दे रहा है, उतनी ही सारी चीजें हैं उसके पास में। जब वो आपसे 5 किलोमीटर दूर था तब भी वो हॉर्न वही था, क्लोज आया तब भी वो हॉर्न वही है, फ्रीक्वेंसी वही है। लेकिन हमें ऐसे फील हो रहा है कि जब वो क्लोज आ रहा था तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, और जब वो दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। आ रहा है समझ में? तो ये इंक्रीज डिक्रीज को बोला जाता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी भैया? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। वैसे ही जैसे तुम लिफ्ट में बैठते हो तो तुम्हें लगता है हमारा वेट चेंज हो गया है, दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। वैसे ही यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ऐसे लगता है, दैट इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? डॉपलर ने, इसलिए इसका नाम बना है डॉपलर इफेक्ट। ये साउंड में भी होता है, लाइट वेव में भी होता है। इमेजिन करो वही चीज अगर हम रात में ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाइकर अपने हेडलाइट को ब्लिंक कर रहा है, या हम उसके हेडलाइट को देख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा जब वो दूर था तो लाइट बहुत कम थी, लाइट का फ्रीक्वेंसी कम था। और जैसे जैसे वो हमारे क्लोज आएगा, तो वेरी गुड मॉर्निंग बेटा,
जैसे जैसे वो हमारे क्लोज आएगा तो हमें ऐसे फील होगा कि लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, ठीक। तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव शब्द यूज क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि बाइकर वहीं पे खड़ा है, सोर्स वहीं पे खड़ा है और ऑब्जर्वर मूव हो रहा है उसकी ओर। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, ट्रेन वाला एग्जांपल। ट्रेन, जनरली ट्रेन हमारी ओर नहीं आती है, हम ट्रेन की ओर भागते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। तो इमेजिन करो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ा हुआ है और ट्रेन विसल बजा रहा है, क्या वो निकलने वाला है और हम लेट हो रहे हैं, वी आर अ पैसेंजर, वी आर एन ऑब्जर्वर। तो हम क्या करते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं ट्रेन की ओर विच इज ब्लोइंग अ विसल। तो जैसे जैसे हम प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि साउंड फ्रिक्वेंसी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। यस और नो, क्लियर? सो दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। तो आई विल राइट, क्या लिखना चाहिए हमने, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी किसको चेंज लगता है, फील किसको आता है, ऑब्जर्वर को, जो सुनता है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, हर्ड बाय ऑब्जर्वर, यहाँ हर्ड बाय लिख रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, ये लाइट में हमें दिखाई देगा। चेंज इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन, बोलो भाई किसके किसके बीच में, जो हॉर्न बजाता है, आवाज निकालता है, दैट इज कॉल्ड सोर्स, और जो सुनता है उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। तो मैंने एक जनरल भाषा में डेफिनेशन लिख दी है, ये उतना टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है बट आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी नाम देंगे थोड़ी देर बाद में, हर्ड बाय ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, किस लिए, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। रिलेटिव मतलब हो सकता है सोर्स क्लोज आए तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या हो सकता है सोर्स अपनी जगह पे हो, ऑब्जर्वर उसकी क्लोज जाए तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और भी केसेस बन सकते हैं, फील करो थोड़ा सा, हो सकता है ट्रेन भी आपकी ओर आ रही है, आप भी ट्रेन की ओर जा रहे हो, समझ रहे हो बात को, दिस इज बिकॉज और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स। और एक और केस हो सकता है कि ट्रेन भी जा रही है अवे और आप भी जा रहे हो अवे, जैसे आप ट्रेन से उतरे हो, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, अब ट्रेन अपने जगह पे चला जाएगा, आप अपने घर चले जाओगे, तो मूविंग अवे, ठीक है। तो ऐसे हमें डिफरेंट केसेस डिस्कस करने हैं, बस इसी इफेक्ट को बोला जाता है डॉपलर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, समझ गए बात को। और जो ये सारा खेल चलेगा तो मीडियम कौन सा रहेगा भाई, व्हाट इज द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, एयर अज्यूम करेंगे हम, एयर, वेरी गुड ओम, एयर अज्यूम करेंगे, ठीक। चलो फिर हम इसके कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है, कंडीशंस जिसको हम बोलेंगे। तो कौन से सिंबल आपको लगने वाले हैं देख लो, मैं पहले आपको सिंबल्स बता देता हूँ। एन मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स निकालता है, एन इज कॉल्ड ओरिजिनल या फिर एक्चुअल, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। लाइट वेव में भी लाइट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एन डैश क्या बोलेंगे, एन डैश मतलब जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है, कभी ज्यादा कभी कम, या कभी तो भी कांस्टेंट सुनाई देगी, तो एन डैश इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट का मीनिंग समझ गया भैया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छी। फिर हमें लगने वाला है वी, वी मतलब वी का मान होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, हवा में जितनी वेलोसिटी है, रफ्तार है साउंड की, वी लगने वाला है। और दो चीजें लगने वाली है, सोर्स और ऑब्जर्वर भी तो मूव हो सकते हैं, तो वी सफिक्स एस बोल देता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एंड वीओ, वीओ इज कॉल्ड, बोलो भाई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, या कुछ केस में इसको लिसनर भी बोलते हैं, लिसनर, ऑब्जर्वर एंड लिसनर।
क्लियर? तो सिंबल्स देख लो और कोई भी डाउट होगा तो बोलो। चलो समझ आया इतना? बढ़ सकते हैं आगे? ओके भाई, वेरी गुड। ठीक है, चलो नाउ वी हैव टू डिस्कस केसेस। चलो, तो एपरेंट का मतलब है चेंज। एपरेंट का मीनिंग हमने क्या देखा यहाँ? चेंज। विसिल ब्लो करता हुआ ट्रेन आ रहा है और हमें लग रहा है साउंड बढ़ रहा है, एक्चुअल में बढ़ नहीं रहा है, वो रिलेटिव मोशन के कारण हो रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, इसलिए इसको बोलते हैं एपरेंट। एपरेंट का मीनिंग यहाँ चेंज होगा। समझ गया बात को? चलो फिर हम केसेस डिस्कस करने वाले हैं। सो केसेस वी विल डिस्कस। तो पॉइंट पहला केस में डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन इन्हीं केसेस से आते हैं, तो याद रखना। केसेस कैसे रहेंगे सुनो। एक केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को स्टेशनरी रख देंगे और सोर्स को चलता हुआ लाएंगे। जस्ट लाइक हम खड़े हैं, बाइक चलता हुआ आ रहा है, हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है। केस नंबर 1। सेकेंड केस में हम सोर्स को स्टेशनरी रख देंगे, ऑब्जर्वर को मूव करेंगे उसके अराउंड, उसके टुवर्ड्स। टुवर्ड्स भी कर सकते हैं, अवे भी कर सकते हैं, बराबर। फिर नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, दोनों को टुवर्ड्स करेंगे, और लास्ट केस में हम दोनों को अवे करेंगे। करते हैं, आपको फिर और अच्छे से समझ आएगा। तो केस नंबर 1, व्हाट आई विल राइट, source is stationary, source is stationary and observer is moving। मूविंग, अब मूविंग का मतलब होता है या तो टुवर्ड्स या तो अवे, या तो टुवर्ड्स या तो अवे। ठीक है, तो मैं पॉइंट नंबर 1 में टुवर्ड्स लिख देता हूं, मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। जो ऑब्जर्वर है वो टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है। ठीक है, तो कैन यू इमेजिन द केस। मैं थोड़ा सा इसको पिक्चराइजेशन से भी बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। देखो, मान लो ये मेरा सोर्स है। सोर्स को जनरली हम स्टार से बता देते हैं, सोर्स। विसिल बजा रहा है, विसिल। विसिल बजती है तो फ्रीक्वेंसी निकलती है एन, बराबर, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सिंबल तभी बताया था। और ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा क्या है भाई, ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर किसकी ओर जा रहा है? ठीक है, ये ऑब्जर्वर हमारा किसकी ओर जा रहा है, बोलो बोलो। ये ऑब्जर्वर जा रहा है, कितनी रफ्तार से जा रहा है? तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होती है वीओ, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। और जब ये क्लोज जाएगा तो इसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी प्यारे बच्चों? एन डैश। इसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? एन डैश। क्या तुम्हें ये डायग्राम समझ आया? ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स। ठीक है, तो चलो फिर हमें एन डैश पता करना है। एन डैश, जब दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे, मान लो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, दोनों खड़े हुए हैं, स्टेशनरी है, तो ये जितना हॉर्न बजा रहा है उतना सुनाई दे रहा है, एन डैश इक्वल टू एन। लेकिन जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है सोर्स के, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बढ़ता हुआ सुनाई दे रहा है, बढ़ता हुआ। इसीलिए यहाँ पर हमें एक फैक्टर लगाना पड़ेगा जिससे हमें कोई चीज बढ़ती हुई सुनाई दे। अब देखो कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना सीख लो, फॉर्मूला बनाना सीख लो। जिस फैक्टर से बढ़ेगा तो मैं सबसे पहले v बाई वी लिख देता हूँ। v बाई वी, v मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दोनों के लिए, ये भी एयर ये भी एयर, दोनों एयर में चल रहे हैं। लेकिन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है, तो टुवर्ड्स जाने के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, बोलो भैया। टुवर्ड्स जाने के कारण फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? यस, इट शुड बी इंक्रीज।
इंक्रीज के लिए मैं प्लस लिख देता हूं न्यूमेरेटर में, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। देखो 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 देखो, फिर से देखो कैसे बनाया फॉर्मूला। एन डैश इक्वल टू एन इन ब्रैकेट वी बाई वी लिख दिया पहले, और फिर सोचा कि टूवर्ड जाने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए मैंने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी में प्लस कर दिया है। देखो ना, क्या सोर्स की वेलोसिटी की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये फिलहाल रेस्ट पे है, रेस्ट पे। रेस्टिंग कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों? जीरो होता है। यस और नो? वेलोसिटी ऑफ सोर्स जीरो। क्या तुम्हें यह फॉर्मूला समझ आया? अब तुम्हें समझ गया हो गया कि एन डैश की वैल्यू ग्रेटर देन एन आने वाली है। एन डैश की वैल्यू ग्रेटर देन एन आने वाली है। यस और नो? क्लियर? दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट बी, या हम ये भी तो कर सकते हैं, टूवर्ड्स की जगह ऑब्जर्वर कहाँ जा सकता है? टूवर्ड्स की जगह अवे जा सकता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर सोर्स। तो बताओ भैया, अगर वो अवे जाएगा तो कैसा फिगर आएगा? इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी सोर्स स्टेशनरी है, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। यस। तो अब इसको जो प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ग्रेटर देन एन होगी कि लेस देन एन होगी? वेरी गुड ओम। बाकी लोग एन डैश इक्वल टू एन, ये ब्लैंक फॉर्मेट तो मैंने बना लिया, वी बाई वी। बोलो 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 बोलो। वेरी गुड सनिका। इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन। तो लेस देन के लिए मैंने प्लस लिखना चाहिए कि माइनस लिखना चाहिए? वेरी गुड ऐश्वर्या। वी शुड राइट माइनस वी ओ, वी शुड राइट माइनस वी नॉट। आया भी समझ में? सो मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है, रिप्लाई कर रहे हैं। सो सब परसेप्शन का खेल है, सब परसेप्शन का खेल है। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अगर आप सोच रहे होगे तो, क्योंकि विसिल वही है, हॉर्न वही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। कि हमें ऐसे लगता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, सन। सन कोई छोटा सा एग्जांपल नहीं है। सन एक बहुत बड़ा स्टार है, और वो अपनी इंटेंसिटी से, अपनी ही फ्रीक्वेंसी से, अपने ही जिसको बोलेगी एनर्जी से पावर इमिट करता जा रहा है। उसका पावर तो कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि 12 बजे के समय, दोपहर में 12 बजे के समय इंटेंसिटी ज्यादा होती है सन की, शाम के 6 बजे के समय इंटेंसिटी मिनिमम होती है सन की। समझ रहे हो बात? हमारा परसेप्शन है। एक्चुअल में अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ के रिलेटिव मोशन की वजह से ये सारी चीज हो रही है। समझ रहे हो बात को? ये हमारा एक परसेप्शन है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गॉट इट? तो एट एन डैश शुड बी लेस देन एन, एन डैश शुड बी लेस देन एन। हैव वी गॉट दिस टू केसेस? रिप्लाई कर दो भैया। ठीक है, एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो अब इसका विपरीत एग्जांपल सोचो, जो केस नंबर 2 रहेगा, जिसमें बोलो क्या रहना चाहिए। मैं इसको चेंज करता हूं, मैं इसको चेंज करता हूं। बोलो बोलो क्या चेंज आने वाला है, क्या क्या चेंज आने वाला है? तो व्हाट शुड बी माय हेडिंग? कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी माय हेडिंग? मेरा हेडिंग क्या रहेगा? मेरा हेडिंग रहेगा सोर्स इज मूविंग, सोर्स को मूविंग कर देगी, एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, एन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। चलेगा? ये हमारा केस नंबर 2। तो माय केस नंबर 2 विल बी सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी या एट रेस्ट। अब सोर्स मूविंग में दो केसेस हो सकती है फिर से, या तो सोर्स ऑब्जर्वर के क्लोज जाएगा या तो उससे अवे जाएगा। आई विल राइट सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पर वी नॉट का वैल्यू 0 रहेगा क्योंकि ये रेस्ट पे है,
और ये वाला हमने टुवर्ड्स लिया है, देखो एरो बराबर है। यस करेक्ट। तो अब सोर्स क्लोज जा रहा है ऑब्जर्वर के, जैसे भाई पर्सन खड़ा है और बाइकर जो है हॉर्न बजाता हुआ उस पर्सन की ओर जा रहा है। बोलो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कमेंट फास्ट। वेरी गुड, फिर से वही केस, फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देगी। पिछले बार जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी वो ऑब्जर्वर के कारण हो रही थी, ऑब्जर्वर वॉज मूविंग, लेकिन इस केस में कौन मूविंग है भाई, यस सोर्स इज मूविंग। हाँ एक छोटा सा रूल याद रखो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपने न्यूमरेटर में लिखा था, न्यूमरेटर में, सोर्स की वेलोसिटी हम डिनोमीटर में लिखते हैं, डिनोमीटर में। तो अब मुझे कमेंट करके बताओ इन दोनों के बीच में साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, टुवर्ड्स के लिए साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा इन डिनोमीटर, ध्यान से देखना डिनोमीटर में है ये। बाकी लोग वेरी गुड ओम। एंड एच बड़ा हो जाना चाहिए, तो डिनोमीटर ने छोटा होना है, तो डिनोमीटर को छोटा करना है प्यारे बच्चों। तो बोलो साइन क्या आएगा, तो सभी को समझ आ गया है, वेरी गुड। साइन आएगा माइनस, साइन आएगा माइनस, तभी जाके ये वैल्यू ग्रेटर देन एन होगी। आया समझ में, तो कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, बस आपको फील करते चलना है कि क्या हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लगाते चलने हैं। बेसिक फॉर्मेट यही है, बेसिक फॉर्मेट यही है फॉर्मूला का। अब यहाँ पे वी नॉट नहीं रहेगा क्योंकि वो जीरो है। इधर आ जाओ, फिर इधर, इधर मूविंग अवे, अवे जा रहा है हमारा जो सोर्स है वो किससे, ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो ऑब्जर्वर से दूर जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जैसे बाइक कर अब हमसे पास हो गया है और वो आगे चलते जा रहा है, दूर जा रहा है हमसे, ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज के लिए यहाँ साइन आना चाहिए प्लस, देखो 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 देखो, डिनोमीटर बढ़ना चाहिए इसीलिए ये वैल्यू कम हो जाएगी। गॉट द केस, समझ आया क्या भैया, ठीक है समझ आया होगा तो टेक अ स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, श्रुति, आरती, ओम, तनिका, ऐश्वर्या, बाकी लोग भी कमेंट कर दो भाई, क्षितिजा, गुड, निरंत, वैष्णवी, वेदिका, प्रसन्न, सिद्धि। हाँ सिद्धि ने एक डाउट मुझे भेजा है तो वो आई टेक इन द क्लास, ठीक है मैं क्लास में लेने वाला हूँ। जागृति, चलो भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला केस बता सकते हो क्या मुझे, अगला केस बता सकते हो क्या भाई, अब तुम खुद सोचते जाओ, देखो जितना तुम फिजिक्स में खुद फील करते जाओगे और पार्टिसिपेट करते जाओगे ना तो तुम्हें ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। बोलो अगला केस क्या हो सकता है, बोलो 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 बोलो, कैन यू टेल मी द केस नंबर 3, केस नंबर 3 बता सकते हो क्या, कमेंट जल्दी से। बोथ मूविंग, वेरी गुड राहुल, राहुल बोथ मूविंग। अब मूविंग दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की मूविंग हो सकती है, या तो दोनों टुवर्ड्स ईच अदर आएंगे या तो फिर बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। समझ गया बात को, तो मैं ब्लैंक फॉर्मेट बना लेता हूँ और फिर आपसे ही पूछता हूँ, ठीक है आप ही बताना मुझे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अब यहाँ पे कोई भी चीज जीरो नहीं है, तो कोई भी चीज जीरो नहीं है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग लगा देता हूँ। केस नंबर कितना है अपना, 3, मेन केस 3, बोथ मूविंग, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग। अब मूविंग में फिर से दो मीनिंग होते हैं, पॉइंट नंबर ए,
टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, और अगला रहेगा अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। समझ गया भैया बात को? बहुत अच्छे। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो दोनों का एरो ऐसे रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। और आप जानते हो तुम, दोनों में से कोई भी वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो दोनों भी टेक पार्ट करेंगे फॉर्मूला में। ऊपर वी नॉट लिखना है, नीचे वी एस लिखना है। आप मुझे बताओ, जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे तो ऑब्जर्वर को तो ऐसे ही फील होगा ना कि साउंड बहुत बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेरी मच गेटिंग इंक्रीज, यस और नो? तो प्लीज टेल मी, न्यूमरेटर में कौन सा साइन आएगा और डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा? कंटिन्यू लिख के बताओ, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। पहले ऊपर का बाद में नीचे का। वेरी गुड, कुछ लोग सही बता रहे, कुछ लोग सही बता रहे। एक का आंसर रॉन्ग हुआ है अभी, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ अभी फिलहाल, लेकिन 10 में से एक रॉन्ग, 9 करेक्ट। भाई वो रॉन्ग वाला फिर से सोचो, रॉन्ग क्यों हो रहा है? तुम फील करो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। वेरी गुड, 10 रन। फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए तो ये वाला ऊपर पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ऊपर। न्यूमरेटर बढ़ रहा है तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, और डिनोमिनेटर घटना चाहिए, इट शुड बी डिक्रीज। तो मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है प्लस माइनस, प्लस माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, हम दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, साउंड सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी, तो फ्रीक्वेंसी ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड डैश वेरी वेरी ग्रेटर भी लिख सकते हैं, या ठीक है ग्रेटर देन है, हमें तो वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इधर बोलो भाई, इधर बोलो भैया। तो इन दोनों का एरो ऐसे अवे चला जाएगा, अवे चला जाएगा, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा बोलो? व्हाट शुड बी द साइन हियर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस प्लस। वेरी गुड वैष्णवी। यहाँ आएगा v माइनस वी नॉट अपॉन v प्लस वी नॉट, v प्लस वी एस, वी एस। गॉट इट? सो इसके अलावा कोई केसेस हो सकती है क्या? इसके अलावा कोई केसेस हो सकती है? ग्राउंड पे चला, नहीं तो अब बोलोगे सर हेलीकॉप्टर में ऐसा आ रहा है वो 60 डिग्री पे, ज्यादा उस पे रिसर्च नहीं करनी है हमें। इज देयर एनी केस रिलेटिव मोशन की ऑन ग्राउंड? नहीं, जनरल केसेस यही है, ठीक है। बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन से क्या होगा, जरा सोचो। तुम भी चल रहे हो, ऑब्जर्वर भी चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्या कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों के बीच में? देखो मेरे दोनों हाथ, नो, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। एन डैश इक्वल टू एन, एन डैश इक्वल टू एन, ठीक है, एन डैश इक्वल टू एन, ठीक है। तो जनरली ऐसे नहीं पूछा जाता है कि बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, नहीं पूछते हैं, उसमें इतना कोई मजा नहीं है। बनाना है तो बन सकता है कि एक की वेलोसिटी अलग, दूसरे की वेलोसिटी अलग, बट इतना कोई उसमें एडवांटेज नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं बनाएगा। और अगर कुछ एंगल पे बनाया हमने कि भाई एक 60 डिग्री एंगल पे मूव हो रहा है, तो उसके लिए भी हम समय पे थोड़ा सा देख लेंगे, कोई खास नहीं है उसमें। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें कोई डाउट होगा तो बोलो। ठीक है भैया, तो बेसिक केसेस यही है। अगर इसमें कोई कॉम्प्लेक्स केस होती भी है तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं। तो टेक का स्क्रीनशॉट, और मैं इस पे क्वेश्चन देखता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नीट का इतिहास उठा के देखोगे तो तुम्हें इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन दिखाई देंगे, इस पे भी और बीट पर भी, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट,
चलो फिर देखते हैं एक क्वेश्चन प्यारा सा। कुछ टिपिकल केसेस जो रहेंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। केसेस मतलब उसको प्रॉब्लम के साथ ही ले लूंगा मैं, आज समय भी कम है तो अपना बेसिक क्वेश्चन ही देखते हैं पहले। जैसे मैंने डीट में भी ऐसे ही किया है, एक दिन मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन देखे दिखाए थे और दूसरे दिन हमने वो फिर फिलिंग और लोडिंग ऐसे क्वेश्चन दिखाए थे, वायर पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, चलो फिर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 hertz, 450 hertz is moving towards stationary observer, is moving towards stationary observer, stationary observer, stationary observer with 34 मीटर पर सेकेंड। कितनी रफ्तार से चल रहा है वो? 34 मीटर प्रति सेकेंड, फुल स्टॉप। if speed of sound in air, if speed of sound in air कितना होता है भैया? बताया मैंने आपको 330, लेकिन क्वेश्चन में जो बोलेगा वो ले लेने का। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर प्रति सेकेंड, then apparent frequency heard by observer बताना है। ठीक है भाई, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, डू इट योर ओन, खुद सॉल्व करो। पहले सिंबल्स लिखो, क्या क्या गिवन है। द सिंबल्स आई हैव टोल्ड यू। सबसे पहले बोला है प्यारे बच्चों, सोर्स ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। एन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब कौन सा केस है? सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। कितने स्पीड से जा रहा है? 34 मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड दिया है? सोर्स का। सिंबल होता है वीएस, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ओके, इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में रफ्तार कितनी दी गई है? 340 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एन डैश बोलते हो, वो पता करनी है। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड होम, एन डैश। विच केस इट इज? केस ये है कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, फॉर्मूला समय पे बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, रटोगे तो प्लस माइनस में गलती होगी। तो डोंट रिमेम्बर दी फॉर्मूला, जस्ट रिमेम्बर दी फॉर्मेट। एन लिख दिया, वी बाय वी लिख दिया। ओके, अब सोचो, ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, तो वी नॉट तो आने ही नहीं वाला है न्यूमरेटर में। सोर्स मूविंग है तो वी एस आएगा फॉर्मूला में, लेकिन सोर्स टुवर्ड जा रहा है, टुवर्ड जाने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो ये वैल्यू को इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को डिक्रीज होना पड़ेगा, तो साइन रहेगा माइनस। बताओ भैया, क्या तुम्हें यह फॉर्मूला समझ आया? क्लियर? बहुत अच्छे। ठीक है प्राची, बोलो फिर। इसका वैल्यू रहेगा, एन का वैल्यू हाउ मच गिवन? 450, वी का वैल्यू 340 अपॉन 340 माइनस इसका वैल्यू शायद 34 है ना? हाँ 34। कर लो अब आगे।
450 इंटू 340 अपॉन 340 में से 34 गया तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 306 ना, 306 बराबर। हाँ करो तो इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन किया जाए। कितना आ रहा भाई? अच्छा मैं इसके ऑप्शन भी लिखा देता हूँ आपको, ताकि मैं आपको एक और चीज अच्छी प्यारी सी बता सकूं। आंसर है 400, सेकंड ऑप्शन है 500, थर्ड ऑप्शन है 550, 550 और डी ऑप्शन है 600। अब देखो भैया, इतने बड़े नंबर को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय लग जाएगा, तो डायरेक्टली आप आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। वेरी गुड, मैक्सिमम लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। रितेश सही जवाब है आपका। देखो भाई 340 और 306, 340 और 306, मुझे बताओ जब इनको कैंसिल करेंगे तो जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू आएगी ना? ये देखो देखो देखो, इससे जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू आएगी, एक से थोड़ी ज्यादा, एक से थोड़ी ज्यादा। तो जब हम 450 को ग्रेटर देन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 तो आ ही नहीं सकता है। अरे ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को, तो 400 तो नॉन पॉसिबल, 450, 400 नॉट पॉसिबल, 600 भी नहीं आ सकता है क्योंकि 450 का ऑलमोस्ट 25% होता है 600, या उससे भी ज्यादा शायद, समझ रहे हो? इतना बड़ा तो है नहीं ये नंबर। ये देखो ना, इनका रेशियो तो बहुत छोटा आएगा। तुम खुद फील करो, 2 डेसिमल अगर मैं खिसकाता हूँ इधर तो ये 3.4 बन जाता है और ये 3.0 बन जाता है। देखो तो 3.4 डिवाइडेड बाय 3, इट इज जस्ट 1.1 अप्रोक्सीमेटली। अब आप खुद सोचो, 450 को आप 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेटली, तो ना 600 आएगा ना 550 आएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 500 आना चाहिए। ठीक है। अब आप बोलोगे सर इतने छोटे से चीज को आप इतना क्यों समझा रहे हो? हाँ बेटा, जब नंबर बड़े आएंगे ना, जब नंबर बड़े आ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे ना, तो तुम सॉल्व करते बैठोगे वहां पर। अगर मैंने ये 34 पॉइंट समथिंग दिया होता तो बहुत सारे लोग वहीं सॉल्व करते बैठ जाते, 34 पॉइंट समथिंग। तो मैं ये बता रहा हूँ कि दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, नो नीड टू डू द फुल कैलकुलेशन, जस्ट। चलो क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे। कैन आई गिव यू होमवर्क? मैं आपको एक होमवर्क दूं, आप सॉल्व करोगे? ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, सेम मतलब ऐसे ही सिंपल टाइप का ही देता हूँ। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप रहेंगे वो अपन कल लेंगे, ठीक है? वो हम कल लेंगे, ठीक है भाई। सो टुमारो मे बी द लास्ट क्लास ऑफ द साउंड वेव, और डे आफ्टर टुमारो हम क्या करेंगे, एक रिवीजन ले लेंगे पूरे साउंड वेव का, ठीक है? स्पेशली जिसमें डाउट्स आने वाले हैं, और आपके डाउट्स, कुछ मेरे भी डाउट्स है आपके लिए, ठीक है? वो भी मैं आपको पूछूंगा, ठीक है? दैट विल डिस्कस ऑन सैटरडे, ठीक है? सैटरडे का लेक्चर अपना इम्पोर्टेंट रहेगा। अरे हाँ, एक चीज, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन।